तो जनाब आज से हम लोग अपने कंप्लीट बूटस्ट्रैप कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स में आपको कंप्लीट बूटस्ट्रैप सिखाई जाएगी, साथ में बूटस्ट्रैप का यूज़ करके आपको प्रोजेक्ट भी बनवाया जाएगा। उसके साथ में आपको जो स्टडी मटेरियल है उसके रूप में पीपीटी नोट्स के पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आप इस कोर्स को पूरे फोकस और आत्मविश्वास के साथ देखते हैं, प्लस आप इस वीडियो को कहीं पर भी कोई स्किप नहीं करते हैं, तो आपको कंप्लीट बूटस्ट्रैप आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अब इसका थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूँ कि ये कोर्स आपको कैसे मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इस बूटस्ट्रैप कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। अल्टरनेट डेज पे, जैसे आज डे 1 है तो कल एक दिन छोड़ के दूसरा आपको वीडियो मिलेगा। ऐसे टोटल 6 से 7 वीडियोस इस कोर्स के अंतर्गत आने वाले हैं। प्रत्येक कोर्स की वीडियो की लेंथ होगी आपकी 1 से 1.5 घंटे की। ऐसी 6 से 7 वीडियोस आएंगी, तो लमसम हम लोग मान के चलते हैं कि 6 से 7 घंटे का ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है। अगर आप सभी वीडियोस को अच्छे से देखते हैं, कंप्लीटली वॉच करते हैं, तो आपको बहुत आराम से बूटस्ट्रैप समझ में आने वाली है। 1 से 1.5 घंटे की लेंथ होगी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। और टोटल अगर हम लोग इस कोर्स की लेंथ देखें तो 6 से 7 घंटे है। तो ये आपको समझ में आ गया है। आज है डे 1। चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कल मिलेंगे फिर डे 2 में। इस तरीके से कोर्स चलता रहेगा। तो जनाब आप सभी का स्वागत है इस बूटस्ट्रैप कोर्स में। अब हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और सभी चीज़ों को इन डेप्थ में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यही बात कर लेते हैं कि बूटस्ट्रैप क्या है। अगर हम लोग कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, आखिर में हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, इतना क्यों पॉपुलर है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बूटस्ट्रैप इज अ मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क से क्या मतलब है कि जैसे कि आपके फ्रंट एंड में 3 टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। आपका HTML यूज होता है, ठीक है, CSS यूज होता है एंड जावास्क्रिप्ट यूज होती है। तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को मिक्स करके बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क बनाई गई है, जहां पर आप इसको फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। ये पॉपुलर इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा इजी बनाती है। जहां पर हमको अपनी वेबसाइट को स्टाइलिंग करने के लिए बहुत सारी CSS लिखनी पड़ती थी, वहीं पर बूटस्ट्रैप के आ जाने के बाद हमको इतनी CSS लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ 1-2 लाइन आप CSS लिखें या फिर ना लिखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप वेबसाइट को बूटस्ट्रैप से डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बूटस्ट्रैप इज यूज फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव साइट। अब रिस्पॉन्सिव साइट जो होती हैं उनको बनाने के लिए अगर आप CSS से बनाते हैं तो आप मीडिया क्वेरी का यूज़ करते थे, जहाँ पर जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं जो CSS सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि CSS से अगर किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो बहुत ज़्यादा कठिन काम है। मान लीजिए एक वेबसाइट है जो बड़ी स्क्रीन पर खुल रही है, फिर वही छोटे से मोबाइल में खुल रही है, तो लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट दोनों मोड पर जब सेम वेबसाइट खुलेगी तो उसको एक अच्छी जगह पे एक अच्छी स्टाइल में दिखाना, मतलब कोई भी चीज़ फटे ना, जूम ना हो रही हो, बिल्कुल एक सही एंगल पे दिखना ही रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहलाता है। तो हम लोग बूटस्ट्रैप का जब यूज करते हैं सही तरीके से तो वेबसाइट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव हो जाती है। हमको उसको खुद से रिस्पॉन्सिव नहीं करना होता है। अगर आपने बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करी हैं कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स के अंदर, तो ऑटोमेटिक वो चीजें रिस्पॉन्सिव होती जाती हैं। ये बूटस्ट्रैप की खास बात है। तो अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव अपने आप बन रही है, बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। तीसरा पॉइंट निकल के आता है बूटस्ट्रैप ओरिजिनली नेम ट्विटर ब्लूप्रिंट। अब बूटस्ट्रैप का जो ओरिजिनल नेम है जो पहले था उसका नाम है ट्विटर ब्लूप्रिंट। ओके, अब हम लोग 4th पॉइंट पे आते हैं। बूटस्ट्रैप वाज डेवलप्ड बाय मार्क ओटो एंड जैकब थॉर्नटन। ठीक है, अब ये 2 लोग थे, मार्क ओटो एंड जैकब। ये क्या थे? ये ट्विटर के अंदर काम करने वाले डेवलपर थे। इन्होंने बूटस्ट्रैप को डेवलप किया था। मतलब जो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है वो मार्क ओटो एंड जैकब द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, एट ट्विटर, मतलब ट्विटर के अंदर एज अ फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क देखो, जब भी कोई फ्रेमवर्क बनती है तो किसी ना किसी काम को आसान करने के लिए बनती है। तो फ्रेमवर्क जो ये बनी थी, ये क्या कर रही थी? इनकरेज कर रही थी, बढ़ावा दे रही थी कंसिस्टेंसी को। मतलब हम लोग बहुत ही स्पीडली या बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरनेट के अंदर जो टूल्स हैं उनका यूज कर पा रहे थे। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि वेबसाइट जो हम लोग बना रहे थे, जो स्टाइल कर रहे थे अभी तक CSS से, वो सारा कोड न लिखने की बजाय हम लोग फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप का वो काम आसान कर रही थी। यही इन लोगों का उद्देश्य था, मार्क ओटो एंड जैकब का, जिन्होंने बूटस्ट्रैप को बनाया था। ये मेजर 4 पॉइंट थे जो हमारी बूटस्ट्रैप को डिस्क्राइब कर देते हैं कि बूटस्ट्रैप है क्या। कोई भी अगर पूछता है बूटस्ट्रैप क्या है तो आप बता सकते हो बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, जो बेसिकली हमारी स्टाइलिंग के काम को बहुत ज़्यादा आसान करती है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाती है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर बात करेंगे व्हाट इज इनसाइड बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है या फिर बूटस्ट्रैप किनसे मिलकर बनी है। सबसे पहली ये बात,
लोग बूट स्ट्रैप पढ़ लेते हैं, मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा काफी लोगों को बूट स्ट्रैप पढ़ी हुई है, सीख ली है, पर उनको अभी तक अगर सही से देखा जाए तो बूट स्ट्रैप का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है कि बूट स्ट्रैप किन कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। तो वही हम लोग बात करने वाले। बूट स्ट्रैप 3 चीजों से मिलकर बनती है, ग्रिड सिस्टम, क्लासेस एंड कंपोनेंट्स। जनाब ग्रिड सिस्टम सीएसएस की एक टेक्नोलॉजी होती है। ग्रिड सिस्टम के अंदर आपकी रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होती हैं चीजें, जहां पर रिस्पॉन्सिव बहुत ज्यादा बन जाती है चीजें। क्लासेस क्या होती हैं उन पर भी बात करेंगे, कंपोनेंट्स क्या होते हैं उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिड सिस्टम की। ग्रिड सिस्टम हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज करते हैं। ये होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे, ये पिंक कलर की कुछ ऐसे लाइंस हैं, ठीक है। पिंक कलर की जो लाइन है इनको बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो आप ये मान के चलो यहाँ पे बूट स्ट्रैप के अंदर 12 कॉलम होते हैं एक रो के अंदर, ठीक है। एक रो के अंदर 12 कॉलम है। अब मान लो मुझे पूरे 12 के 12 कॉलम का एक डब्बा बनाना है, तो पूरे 12 के 12 कॉलम का भी एक डब्बा देखो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये एक 12 कॉलम पूरा डब्बा बना हुआ है। अगर आप मान लो चाहें तो 6 के 2 बना सकते हैं, और यहाँ पर 2 के देखो यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग कॉलम के हिसाब से अलग अलग चीजों को डिवाइड कर देते हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि भैया ग्रिड क्या है। तो ये ग्रिड को सिर्फ हम लोग अभी इतना समझो, ग्रिड नाम की कोई चीज होती है। अभी इन डेप्थ में इसी वीडियो के लास्ट तक आप ग्रिड पूरा क्लियर हो चुका होगा, और कल की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल ग्रिड को समझ रहे होंगे। मतलब ये वीडियो जब कंप्लीट हो रही होगी तो आपको ग्रिड आ चुकी होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ग्रिड एक सिस्टम होता है जिसमें चीजों को रो एंड कॉलम में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जिससे चीजें रिस्पॉन्सिव बनती हैं। अभी इतना बस डिफिनेशन समझिए आप, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासेस। क्लासेस क्या है जनाब? आपने HTML के अंदर बहुत ज्यादा बार देखा होगा कि आईडी लगी होती है, क्लासेस लगी होती हैं। तो हम लोग आईडी और क्लास क्यों लगाते थे? CSS के अंदर उनको सिलेक्ट करने के लिए कि अगर कोई भी एलिमेंट को स्टाइल करना है, कलर देना है, डिजाइन देना है, तो हम लोग क्लासेस का यूज करते थे। मान लो जैसे मैंने कोई मेन क्लास बनाई तो डॉट लगाते थे CSS के अंदर, फिर मेन लिखते थे, फिर कर्ली ब्रैकेट बनाकर इस तरीके से उसके भीतर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड वैल्यू का पेयर बनाते थे। प्रॉपर्टी लिखते थे, वैल्यू लिखते थे, फिर प्रॉपर्टी लिखते थे, फिर वैल्यू लिखते थे, इस तरीके से। तो वो क्या होता था, जो मेन क्लास है उस पर वो अप्लाई हो जाती थी और एलिमेंट डिजाइन हो जाता था। सेम उसी तरीके से बूट स्ट्रैप क्या करता है, हमको पहले से देखो CSS जो होती है वो बूट स्ट्रैप भी, मतलब बूट स्ट्रैप CSS का ही यूज करती है, पर उसने ऑलरेडी सब चीजें लिख रखी हैं अपनी बैकएंड में, और उसने हम लोग को बस क्लास बना के दे दी है। उन क्लासेस को हमको क्या करना है, अपने कंपोनेंट्स के अंदर यूज कर लेना है। जब वो क्लास हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर डाल देंगे तो पर्टिकुलर CSS अपने आप अप्लाई हो जाएगी। मतलब अभी तक क्या था, हम लोग मैनुअल रूप से पहले HTML में एलिमेंट लिखते थे, फिर उसको CSS से डिजाइन करते थे, बट अब ऐसा नहीं करना है। अब आप बस बूट स्ट्रैप की क्लास उस एलिमेंट के अंदर डाल दो, ऑटोमेटिक CSS अप्लाई हो जाएगी बूट स्ट्रैप के थ्रू, ठीक है। तो बूट स्ट्रैप में ये काम कर रखा है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने इमेज टैग का, तो देखो यहाँ पे ये इमेज टैग ओपन हुआ है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं दिखाऊं तो देखो एक क्लास दिख रही होगी, ये क्लास इमेज फ्लूइड नाम से। अब ये इमेज फ्लूइड एक क्लास होती है आपकी CSS के अंदर, जो कि इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने का काम करती है, ठीक है। अब ये क्लास जैसे ही मैंने इस इमेज टैग के अंदर डाल दिया इमेज फ्लूइड, तो इसने क्या किया, एग्जांपल समझो, इमेज फ्लूइड क्लास फॉर मेकिंग इमेज रिस्पॉन्सिव, उसने इमेज को रिस्पॉन्सिव बना दिया जनाब। इतना क्लियर कि जब आप एलिमेंट के अंदर बूट स्ट्रैप की क्लासेस डाल देते हैं तो उसमें CSS डालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप रिस्पॉन्सिव बन जाती है, और भी बहुत ज्यादा डिजाइन्स आप डाल सकते हो क्लासेस के थ्रू। तो कुल मिला के यहाँ पे बूट स्ट्रैप के अंदर सारा खेल क्लासेस का ही होता है। क्लासेस के थ्रू ही हम लोग बूट स्ट्रैप अपने पेज के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे, ओके। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स का। अब कंपोनेंट्स तो जनाब आप जानते ही होंगे, कंपोनेंट्स होता क्या है। एक वेबसाइट आप ओपन करते हो, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती होंगी। आपको बटन्स देखने को मिलता है, नैव बार देखने को मिलता है, फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के कार्ड्स देखने को मिलते हैं, अलर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जनाब। जैसे कि यहाँ पे देखो बटन, बहुत सारी बटन्स हैं। उसके बाद में कंपोनेंट्स के अंदर अलर्ट बॉक्स आ जाता है जो कि जावास्क्रिप्ट से बनता है। तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? ये सारी चीजें आपकी आ रही हैं बूट स्ट्रैप के थ्रू। मतलब बूट स्ट्रैप आपको कंपोनेंट्स भी बने बनाए दे देता है। मान लो जैसे ये बटने हैं, ये पहले से बनी बनाई बटने हैं, इनको बस हमको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में हमको अपने पेज पर लाकर इसके कोड को पेस्ट कर देना है।
और पेस्ट करने के बाद में अगर मान लो मुझे बटन कोई ग्रीन है उसको मुझे ब्लू बनाना है तो हम उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी कुल मिला के हमको कॉपी पेस्ट करना है और वो कंपोनेंट हमारे पेज पर आ जाएगा जो कि बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी बनाकर रखा है हम लोगों के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी बने बनाए मिल जाएंगे, उनका आपको यूज करना होता है, आप उनको अपने हिसाब से ढाल सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स होंगे, तो बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे पेजिनेशन, एकॉर्डसन, कैरोसेल, नैव एंड टैब्स, पेजिनेशन, स्क्रॉल स्पाई, फॉर्म्स और भी बहुत एंड मैनी मोर, ठीक है। मतलब ये कुछ टाइप के कंपोनेंट्स हैं जिनके आगे हम लोग जानकारी ले रहे होंगे। ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट्स हम लोग को बूटस्ट्रैप के अंदर मिल जाते हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जनाब यहाँ पे ये है डॉक्यूमेंटेशन, मैंने लिख रखा है। अब देखो जब भी हम लोग कोई चीज सीखते हैं तो हमको वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना होता है कि ये क्या चीज है, हम लोग उसको याद नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत तरीके की क्लासेस होती हैं, पर हमको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर क्लास करती क्या है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमको क्लास का नाम नहीं याद रखना होता है। कुछ चीजें अपने आप दौरान याद हो जाती हैं काम करते दौरान, पर हर चीज याद नहीं रहती है। तो जब चीजें याद नहीं रहती तो हमको एक रेफरेंस लेकर चलना पड़ता है, और वो रेफरेंस सबसे बढ़िया है बूटस्ट्रैप की खुद की वेबसाइट। यहां पर आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो आपको डॉक्स नाम का पेज मिलेगा, वहां पर पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंटेशन इज अ बेस्ट प्लेस फॉर रेफरेंस। मान लो जब आप बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे हैं और वहां पर आपको चीजें चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, आपको बहुत अलग अलग तरीके की क्लासेस देखनी है, तो आप एक तरफ उसको खोल के रख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन को और वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत से लोग HTML सीखते हैं या फिर मैंने HTML सीखी, तो मुझे HTML के सारे कॉन्सेप्ट याद हैं। जनरली बहुत सारे टैग्स भी याद हो चुके हैं क्योंकि कोडिंग के दौरान यूज होता है, जैसे इमेज टैग, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, BR टैग, फॉर्म टैग, ठीक है। बट मुझे हर चीज नहीं याद रहेगी, तो हर चीज के लिए क्या मैं रेफरेंस ले लूंगा, MDN करके एक साइट होती है, वहां पर जाके देख लूंगा। अब जैसे मान लो किसी को HTML आती है, मान लो मेरे को आती, तो मुझे पता है कि फॉर्म्स बनाने के लिए फॉर्म यूज करना होता है, फॉर्म टैग, और यहां पर क्लोज करना होता है, ठीक है। अब मान लो किसी को ये पता ही नहीं है, जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि सिर्फ फॉर्म टैग से फॉर्म नहीं बनता है, ये आप भी जानते हैं। फॉर्म टैग के अंदर आपको इनपुट टैग यूज करना होता है, और इनपुट टैग से भी चीजें नहीं बनती हैं। इनपुट टैग के अंदर आपको अलग अलग तरीके की वैल्यू मिल जाती हैं। जैसे नॉर्मल अगर आपको टेक्स्ट लेना है यूजर से तो टेक्स्ट लिख दो, ठीक है। अगर आपको यूजर से पासवर्ड लेना है तो आप पासवर्ड लिख दो, पासवर्ड के लिए एक अलग ब्लॉक बन जाएगा, एक अलग इनपुट फील्ड बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर मैंने पासवर्ड कर दिया तो यहाँ पर पासवर्ड लिख सकते हैं। ईमेल लेना है तो ईमेल के लिए अलग होती है वैल्यू। तो ऐसे बहुत तरीके की वैल्यूज होती हैं, आप अलग अलग तरीके की वैल्यू अलग अलग यूजर से ले सकते हो, अलग अलग तरीके की वैल्यू को थ्रू अलग अलग चीजें यूजर से ले सकते हो। नॉर्मल टेक्स्ट से टेक्स्ट लिया जाता है, पासवर्ड से पासवर्ड ले सकते हो, ईमेल से ईमेल ले सकते हो। अब ऐसे ही मान लो मुझे यूजर से कलर लेना है कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो मान लो मुझे उसकी वैल्यू नहीं मालूम है कि यहाँ पे वैल्यू के अंदर मैं क्या डाल दूं जिससे मुझे कलर पिकर मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाकर सीधे इंटरनेट पे सर्च कर लूंगा कि मान लीजिए फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टैग में ऐसी कौन सी वैल्यू डालें जिससे मुझे कलर पिकर मिल जाए। मैंने ये सर्च किया, मुझे एक आंसर मिल जाएगा, मैं यूज कर लूंगा। पर मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि भैया फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टैग होता है, उसके अंदर वैल्यू होती है, और वैल्यू 15-16 अलग अलग टाइप की वैल्यू होती है जो अलग अलग चीजें लेने का काम करती हैं यूजर से। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, चीट शीट अवेलेबल है, वो हम डेवलपर्स यूज करते हैं। तो सब चीजें किसी को याद नहीं रहेंगी। वही चीज मेरा कहने का मतलब है कि बूटस्ट्रैप पे जब आप जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन वहां पे मिलती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कहां पर आपको देखना है, और वो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर रही होगी। तो हम लोग को क्या करना होगा, क्रोम को खोल लेना होगा। क्रोम को खोलने के बाद में यहां पर हम लोग सर्च कर लेंगे बूटस्ट्रैप एंड इंटर। अब ये आगे getbootstrap.com ये वेबसाइट है। अभी हम लोग वर्जन 5.3 सबसे लेटेस्ट वर्जन बूटस्ट्रैप का पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप इसको डार्क मोड एंड लाइट मोड किसी पे स्विच कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे आने के बाद में देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखता है रीड द डॉक्स, इस पे क्लिक करना है। ये डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो चुकी है। अब जनाब यहाँ पर आप नीचे आते हैं, आपको सारी चीजें मिल जाती हैं कि आपको ऐड कैसे करना है, मतलब सारी चीजें आप जो चीज यहाँ पे देखना चाहें, कंपोनेंट से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा नीचे आए। यहाँ पे नीचे आने के बाद में कंपोनेंट से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। सारी जानकारी मतलब अवेलेबल है, बस आपको उसको समझना आना चाहिए, जो कि इस आप कोर्स के अंदर समझ जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन देखिए कितने अच्छे से सारा कोड दिया हुआ है, ये चीजें काफी अच्छी लगती हैं, ठीक है। बाकी यही मेरा कहने का मतलब था कि आपको याद नहीं करना है हर चीज, समय के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए भैया अब हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं मिनिमाइज,
और इसको करते हैं फुल स्क्रीन पे एंड यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप। भैया इतनी देर से आप बूटस्ट्रैप के बारे में चीज़ें बता रहे हो, बूटस्ट्रैप यूज कैसे करनी है। तो भैया इसके दो मेथड होते हैं, एक सीडीएन को हम लोग बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो जनाब होता है ये एक तरीके का थर्ड पार्टी सर्वर होता है जिसका बूटस्ट्रैप यूज करता है, मतलब बूटस्ट्रैप सीडीएन का यूज करती है अपने कंटेंट को आपकी वेबसाइट तक पहुंचाने का। मान लो जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, उसमें आपने सीडीएन के थ्रू बूटस्ट्रैप को कनेक्ट कर दिया। तो जब आप बूटस्ट्रैप को कनेक्ट कर देते सीडीएन के थ्रू, तो जो भी आप बूटस्ट्रैप से कंपोनेंट यूज कर रहे होंगे, जो भी क्लासेस यूज कर रहे होंगे, वो सीडीएन के थ्रू बूटस्ट्रैप के सर्वर से आपके सर्वर पर आ रही होगी। तो ये जनाब आपको करती क्या है, बहुत ही फास्ट नेटवर्क देती है। जो सीडीएन होता है बहुत ही फास्ट सर्वर होता है। अगर आपने सीडीएन के थ्रू अपने वेबसाइट में बूटस्ट्रैप कनेक्ट करके रखी है तो बहुत तेजी चीजें आ रही होंगी और यूजर को ये नहीं लगेगा कि यार काहे टाइम काहे लग रहा है, चीजें लोड काहे नहीं हो रही हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दूसरा तरीका डाउनलोड एंड अटैच का। डाउनलोड एंड अटैच क्या होता है कि आप सबसे पहले एक फाइल डाउनलोड करते हैं, बूटस्ट्रैप की फाइल होती है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, बूटस्ट्रैप फाइल डाउनलोड कर लिया, ठीक है। फाइल डाउनलोड करने के बाद में उसको आपको करना होता है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मतलब वो जिप फाइल होती है, अक्सर आप जानते हैं जब भी कोई कोडिंग फाइल आप डाउनलोड करते हैं तो जिप फॉर्मेट में होती है, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना होता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में एक फोल्डर आ जाता है, फोल्डर के अंदर हो सकता है कोई फोल्डर पड़ा हो, तो उस फोल्डर को हम लोग को बाहर निकाल लेना है, उसको रीनेम करके छोटा कर लेना है। काफी बड़ा नाम होता है तो छोटा कर लेंगे, छोटा सा नाम बस बूटस्ट्रैप उसका नाम रख देंगे, ठीक है। और उसके अंदर हमको सारा कोड मिल जाएगा जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं। दोनों ही तरीके वन बाय वन आपको बताने वाला हूं, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सीडीएन को समझते हैं। सीडीएन काफी सही है। अब एक चीज मैं आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताना चाहूंगा। अगर आप सीडीएन पे भरोसा करते हैं, सीडीएन का यूज करते हैं, तो सीडीएन थर्ड पार्टी नेटवर्क है, आपको बहुत ही फास्टली चीजें प्रोवाइड कराता है। बट कुछ लोग सोचेंगे कि मैं डाउनलोड करके फाइल को अपने सर्वर पर रखूं जो ज्यादा सेफ है, ठीक है। सेफ तो है बट वहां पर आपका सर्वर कितना स्पीड है, मतलब सर्वर की स्पीड कैसी है, सर्वर का कॉस्ट कैसी आप दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। मान लो अगर आपने प्रीमियम अच्छा सर्वर ले रखा है तो बूटस्ट्रैप जल्दी लोड होगा क्योंकि आपका सर्वर तेज काम कर रहा है। बट अगर आपका सर्वर धीमे काम कर रहा है तो वहां पर आपको सीडीएन का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सर्वर पर बूटस्ट्रैप फाइल पड़ी है, वहां से अगर लोड हो रही है और अगर आपका सर्वर धीमा है तो वो पेज बहुत धीरे धीरे लोड होगा। ऐसे में सीडीएन का यूज करना ज्यादा सही रहता है। तो चलिए सबसे पहले करते क्या है, हम लोग आते हैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड पे, इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद में यहाँ पर मैं एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगा। आप कहीं पर भी एक फोल्डर बना लें, बूटस्ट्रैप कोर्स नाम से मैंने एक फोल्डर बना रखा है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर सिर्फ एक HTML फाइल अभी पड़ी हुई है और कुछ नहीं है। HTML फाइल के अंदर ये मैंने एक क्या किया है, बॉयलर प्लेट ओपन कर दी है, ठीक है। ये बॉयलर प्लेट क्या करेगी, इसी के अंदर सारी चीजें होंगी। तो ये बॉयलर प्लेट ओपन करने के लिए करना क्या होता है मैं आपको बता दूं। आप सिंपली सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर एंटर दबाएंगे, ये अपने आप आ जाएगी, ओके। तो भैया अब क्या चीज है, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। यहाँ पर सीडीएन कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले चलना है क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद में यहाँ पे क्रोम पे चलते हैं और बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आ जाना आपको, ठीक है। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, रीड द डॉक्स जो है इस पे क्लिक करेंगे। रीड द डॉक्स क्लिक करने पर यहाँ पर सबसे पहले देखो लिखा हुआ क्रिएट अ index.html फाइल, जो कि मैंने पहले से बना रखी है। फिर उसके अंदर इन्होंने कहा इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बूटस्ट्रैप की CSS को एंड जावास्क्रिप्ट को आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के लिए देखो बूटस्ट्रैप की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बूटस्ट्रैप की CSS फाइल की लिंक मिल जाएगी और जावास्क्रिप्ट फाइल को भी लिंक मिल जाएगी। बट मैं कहूँगा आप खुद से लिंक ना करने के बजाय आप सबसे बढ़िया यहाँ पर ऊपर आए। इन्होंने देखो ये पूरा बॉयलर प्लेट बनाकर दिया है। ये देखो इस बॉयलर प्लेट में क्या है, CSS इंक्लूड है और जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड है, ठीक है। CSS भी इंक्लूड है एंड जावास्क्रिप्ट इंक्लूड है। जैसे लिंक फाइल देख रहे हैं ये CSS की है, ठीक है, ये इंक्लूड है। उसके बाद में यहाँ पर ये देख रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट फाइल है, ये भी इन्होंने इंक्लूड करके रखा हुआ है। और इसमें कौन कौन सी फाइल है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक फाइल है बूटस्ट्रैप min.css, एक है बूटस्ट्रैप bundle.min.js, ठीक है। तो ये इन्होंने इंक्लूड करके रख दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, इस कोड को कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड पे आएंगे। ये जो पहले से मेरा कोड लिखा हुआ है इसको आपको हटा देना है इस तरीके से, और जो कोड लेकर आए उसको पेस्ट कर देना है।
कुछ कोड में अंतर नहीं था, बस ये लिंक आ गई और ये एक स्क्रिप्ट फाइल आ गई। इससे क्या हुआ कि अब CDN के थ्रू हमारी जो पेज है, हमारा जो index.html पेज है, वो बूटस्ट्रैप से कनेक्ट हो चुका है। अब कनेक्ट होने के बाद में हम लोग ये चेक करेंगे क्या ये सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर बूटस्ट्रैप से कोई भी कोड कॉपी करके लाएंगे और अपने पेज पे डाल के देखेंगे, अगर काम कर रहा होगा तो वो चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं नीचे कंपोनेंट्स में और यहाँ पे कार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। कार्ड्स को हम लोग कॉपी करते हैं, ये कोड दिया गया है, इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद में आप एक बगल में देखो ये इलेक्ट्रिक का निशान बना हुआ है, ठीक है, जैसे बिजली का निशान होता है ये। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप ये देख सकते हो कि ये कोड कैसे वर्क करता है। जैसे ही क्लिक किया तो इस कोड से क्या रिजल्ट आ रहा है, ये यहाँ पर देखो इधर कोड लिख के आ चुका है और इधर साइड में इसका रिजल्ट भी अभी आ जाएगा, ठीक है, देखो रिजल्ट आ चुका है। तो अगर आप इंस्टेंट तुरंत जानना चाहते हो कि इस कोड से क्या होता है तो आप इंस्टेंट देख सकते हो इस इलेक्ट्रिक वाले निशान पे क्लिक करके कि ये कोड कैसे वर्क करता है, ठीक है। मैंने इस कोड को कर लिया कॉपी, यहां पर लाऊंगा बॉडी टैग के ही अंदर सारी चीजें पेस्ट की जाती है, तो मैंने पेस्ट कर दिया। यहां पर ये कोड मैं कॉपी करके लाया था, बॉडी टैग के अंदर मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं यहां पे ब्राउजर के अंदर, अभी इसको पहले ओपन करना होगा। तो अब HTML फाइल को रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इंस्टेंशन को डाउनलोड करेंगे, उसका नाम है लाइव सर्वर। तो ये लाइव सर्वर इंस्टेंशन आप यहाँ पे 4th वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इस जगह पे, सॉरी 5th वाले ऑप्शन पे, तो ये लाइव सर्वर आपको सर्च करना है, ये आपको मिल जाएगी इंस्टेंशन, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने से होगा क्या जनाब कि आप अपने HTML पेज के लाइव प्रीव्यू देख पाएंगे। लाइव प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। जनरली अगर हम लोग ब्राउजर के थ्रू इसको जब ओपन कर रहे होते हैं तो हमने अगर कोई भी चेंजमेंट किया है तो हमको सेव करके बार बार रिफ्रेश करना होता है, पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे फाइल में मैंने ऑटो सेव लगा रखा है, ये टिक कर रखा है। ऑटो सेव होने के बाद में हम लोग को बस क्या करना है, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आया, इसमें हम लोग ने रन कर दिया। अब ऑटोमेटिक चीजें रिफ्रेश होती जाएंगी। 1 सेकंड में देखो यहाँ पे कोड रन हो गया। अब ये देखो यहाँ पर एक क्या आ चुका है, कार्ड बनकर आ चुका है, पर कार्ड के अंदर इमेज नहीं शो हुई। इमेज क्यों नहीं शो हुई, क्योंकि इमेज की लिंक हम लोग को डालनी पड़ेगी। इमेज टैग यहाँ पर दिया गया होगा, ये देखो, और यहाँ 3 डॉट में हमको इमेज की लिंक डालनी पड़ेगी। डाल के दिखाऊं आपको, चलिए मैं दिखाता हूँ। 1 सेकंड मेरे को देना। मेरे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा, मेरे पास इमेज पड़ी होगी, प्रैक्टिस सेट पे जाऊँगा। ओके, प्रैक्टिस सेट के अंदर ये वाली इमेज मैन वाली कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर बूटस्ट्रैप कोर्स के अंदर और ये इमेज लाकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, man.jpg उस इमेज का नाम डाल दूंगा। क्योंकि वो किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं है तो मैं डायरेक्ट man.jpg डाल सकता हूँ, मैंने डाल दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ रन करके, तो देख लो कितना बढ़िया सा ये बन चुका है। जूम ज़्यादा है, मैं इसको जूम थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से कार्ड बनकर आ चुका है। कितना अच्छा सा लग रहा है। क्या हम लोग ने कुछ कोड किया? नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ कंपोनेंट्स एंड क्लासेस का यूज किया बूटस्ट्रैप की। हम लोग ने CDN के थ्रू पहले उसको लिंक कर दिया, देन वहां से लाके कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब हम लोग फिर से आते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। तो हम लोग ने लिंक तो कर दिया, पर नीचे आओगे तो आप देखते हो कि यहाँ पे और भी कुछ चीजें मिलेंगी। कहाँ पर? यहाँ पे आते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पे नीचे आओगे तो देखो 2 अलग स्क्रिप्ट फाइल मिल रही हैं। भैया 2 अलग स्क्रिप्ट फाइल किस चीज़ की हैं? कुछ लोग क्या करते हैं कि अलग अलग स्क्रिप्ट को लगाते हैं। जैसे कि एक होती है popper.min.js। ये popper जो JS जो होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ये किसी काम की चीज़ नहीं है, आपके बस बताने के लिए खोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करती है, ये एक तरीके का जावास्क्रिप्ट फीचर है जो कि बूटस्ट्रैप यूज़ करता है। तो अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक लिंक डाल दें, और अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप दोनों लिंक डाल दें। बट हम लोगों को नहीं यूज़ करना है। देखो, हम लोग को ऑटोमेटिक जो ये लिंक दी गई है, जो अभी हम लोग ने डाला है अपने फाइल के अंदर, मैं आता हूँ, ये जो जावास्क्रिप्ट लिंक है, इसमें क्या है, ये बंडल वर्जन है, मतलब दोनों जावास्क्रिप्ट एक ही अंदर है, मतलब ये लिंक दोनों लिंक के बराबर है। इसी के अंदर सारी फाइल इंक्लूड है। अब आपको अलग से कुछ भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट चीज है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑटोमेटिक ऐसे ही यहाँ पर यूज करने वाले हैं। बस यहाँ पर देखने के लिए अलग अलग चीजें दी जाती हैं, कुछ लोग समझना चाहते हैं इसलिए अलग अलग चीजें दी गई हैं, बताया गया है। बस आपको करना क्या, आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में सेकंड 2 ऑप्शन लिखा है, नंबर 2 देखो जो लिखा है, इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS। इसके सामने कोड दिया गया, कोड पे आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड ऐसे कॉपी करके यहाँ पर लाके बस पेस्ट कर लेना है, वो CDN कनेक्ट हो जाती है।
बाकी आपको टीम झाम से कोई मतलब नहीं रखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपके काम की नहीं होती हैं, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो सब बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी क्या है, CDN के थ्रू मेरी वेबसाइट चल रही है, ये यहाँ पर कार्ड कनेक्ट है, चल रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे सबसे बढ़िया है इसको डाउनलोड करके अटैच करने का काम। कुल मिला के यहाँ दो तरीके थे, एक CDN का, एक डाउनलोड। तो CDN मेथड तो समझ चुके हैं, डाउनलोड अटैच मेथड समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ने जो CDN कनेक्ट किया इस पूरे कोड को हटा देंगे, हटा दिया, क्लियर। अब हम लोग सिर्फ अपना कोड जो होता है बॉयलर प्लेट, इसको ले आएंगे, एंटर दबा देंगे। एंटर दबाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, आते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आने के बाद जिसको अभी इंट्रोडक्शन के अंदर है, अब यहाँ डाउनलोड के ऊपर आना है। डाउनलोड वाले पेज पे आओगे तो यहाँ पर देखो एक डाउनलोड बटन दिखेगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक बूटस्ट्रैप की जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखो नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब ये जिप फाइल जैसे ही डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई और डाउनलोड हो भी गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम करते हैं शो ऑल, और यहाँ से हम लोग करते हैं शो इन फोल्डर, और यहाँ पे हम लोग इसको, ये जो डाउनलोड हुई फाइल है इसको कट करके अपने बूटस्ट्रैप कोर्स वाले फोल्डर के अंदर ले आएंगे। तो बूटस्ट्रैप कोर्स वाले फोल्डर जो मैंने बना रखा है उसके अंदर मैंने इसको ले आया। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि अभी ये जिप फॉर्मेट में है, और जिप फॉर्मेट में जब कोई चीज़ होती है तो उसको हमको क्या करना होता है, अनजिप करना होता है। अनजिप करने के लिए एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो मैंने कहा एक्सट्रैक्ट ऑल, और मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पर पहले तो विजुअल स्टूडियो कोड को बंद कर दें, नहीं तो ये होगा नहीं, क्योंकि जब डबल चीज़ें वहाँ पर खुली होती हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम बताने लगता है। तो हम लोग इसको कर देते हैं क्लोज। चलिए अब इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करना है, इसको भी अभी थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। फाइल मैनेजर पे आते हैं, डबल चीज़ें नहीं खोल के रखनी है हम लोगों को। चलिए एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको, ओके एक्सट्रैक्ट ऑल, और इसी फोल्डर के अंदर करना है तो यहीं पे कर देंगे। ये हो गई भैया एक्सट्रैक्ट। अब देखो दो फोल्डर आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये देखो ऊपर फोल्डर आ चुका है, नीचे जिप फाइल। अब जिप फाइल किसी काम की नहीं है, जब हम लोग ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो उसको कर देंगे डिलीट, ओके। अब हम लोग ने क्या किया, एक जिप फाइल लेके आए थे, उसको डाउनलोड किया था, मतलब डाउनलोड करके लेके आए थे, एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये एक फोल्डर आया है, बट इस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जैसे ओपन करोगे तो सेम नाम का ये फोल्डर पड़ा है, मतलब देखो बाहर भी देखो यही फोल्डर पड़ा है, बूटस्ट्रैप 5.3.0 डिस्ट लिखा हुआ। पर इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर भी सेम फोल्डर पड़ा है। तो ये चीज मुझे अनोइंग लग रही है। मैं क्या करूंगा, इसको अंदर वाले फोल्डर को कट करूंगा और बाहर ले आऊंगा, और बाहर लाने के बाद पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया तो ये सेम नेम है, इस वजह से ऐसा गड़बड़ घोटाला काम बताएगा ये, क्योंकि सेम नेम की फाइल होगी नहीं। तो इसको पहले हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको करने के बाद ओके ये हो चुका है, ठीक है, इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ, देखो इसने यहाँ पर रिप्लेस करके ये फोल्डर बाहर आ चुका है। अब इस फोल्डर को जब यहाँ पे आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर दो फोल्डर आपको दिखेंगे, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फोल्डर। CSS वाले फोल्डर के अंदर बहुत सारी बूटस्ट्रैप की CSS फाइल है, ठीक है, अलग अलग तरीके की, पर हमको सिर्फ एक फाइल इंक्लूड करनी होती है HTML के अंदर, सारी से मतलब नहीं है। सारी क्यों दी गई है वो अभी हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे, बट अभी पहले ये समझो, यहाँ पे CSS फोल्डर के अंदर CSS बूटस्ट्रैप फाइल और जावास्क्रिप्ट के अंदर बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक जिप फाइल डाउनलोड की थी, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया था, फोल्डर आया था, फोल्डर के अंदर एक फोल्डर पड़ा था, उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये फोल्डर का नाम काफी बड़ा है, तो यार नाम बड़ा है तो उसको हम लोग छोटा कर लेंगे, क्योंकि छोटा नाम यूज करने में सही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग इसका नाम बूटस्ट्रैप रखेंगे। एंटर दबाया और ये हो चुका है। अब हम लोग करते क्या, इसको काट देते हैं फाइल मैनेजर को यहाँ से, चलो भैया हटो यहाँ से, और इसको करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, री अगेन ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने इसको काट दिया था। आप देखो इसके अंदर एक बूटस्ट्रैप फोल्डर आ चुका है। बूटस्ट्रैप फोल्डर जब आ चुका है तो अब हमको मैन्युअली लिंक करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास फाइल जो है हमारे सर्वर के अंदर, मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़ी है। तो अब उसको मैन्युअली लिंक कैसे किया जाता है समझो, जैसे CSS फाइल लिंक करते हो सेम वैसे ही होगा। आपको बस एंटर दबाना है, यहाँ पे लिखेंगे लिंक और लिंक टैग आ जाएगा। लिंक के अंदर देखो आपको ये रिलेटिव जो लिखा है, रिलेटिव यहाँ पे स्टाइल शीट डाल दिया, और HREF के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले बूटस्ट्रैप जो फोल्डर का नाम है वो डालेंगे, फोल्डर का जो नाम है वो डालेंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर हम लोग CSS को इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर एक CSS फोल्डर था, वो डालेंगे, फिर एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। अब काफी सारी फाइल आ चुकी हैं, पर हमको सारी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ बूटस्ट्रैप min.css चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप min.css को इंक्लूड कर दिया है।
फिर से नाम समझ लो, थोड़ा जूम कर देता हूँ। HREF के अंदर सबसे पहले बूटस्ट्रैप फोल्डर, उसके अंदर CSS फोल्डर और उसके अंदर आपको bootstrap.min.css आपकी फाइल इंक्लूड कर देनी है। तो मेरा CSS तो जो था बूटस्ट्रैप का वो आ चुका है। अब रही बात जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि देख लो यहाँ पर दो फोल्डर बने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक CSS का एक जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट भी भैया इंक्लूड करनी ही पड़ेगी, ठीक है, तो उसको भी करते हैं। जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है कैसे करेंगे। सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग ओपन करते हैं। तो भैया स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, एंटर दबाया। स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक SRC नाम का एट्रीब्यूट होता है, उसको डाल दिया, ठीक है। SRC लिखा, इक्वल का निशान लगाया, डबल कोटेशन मार्क, ये एट्रीब्यूट होता है, आपको पता होगा। अब SRC के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर बूटस्ट्रैप CSS और फिर फाइल का नाम डाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले बूटस्ट्रैप फोल्डर का नाम लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, आप CSS की जगह जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट लिखने के बाद में फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर फाइल दिख गई bootstrap.min.js और इसको इंक्लूड कर देंगे। ऊपर bootstrap.min.css इंक्लूड किए, नीचे bootstrap.min.js इंक्लूड किए। अब हमारा काम हो चुका है। जैसे CDN में हम लोग ये दो लिंक लाकर डालते थे, एक लिंक CSS की, एक जावास्क्रिप्ट की, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर अब डाउनलोड करके इसको ऑफलाइन में रख लिया है। तो हम लोग ने इसको दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है। चेक कैसे करेंगे कि भैया हुआ भी है प्रोसेस की नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे ही आएंगे और यहाँ से कोई ना कोई कोड, वही कौन सा कार्ड वाला कॉपी कर लेते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, कार्ड वाला मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो बटन कॉपी कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो भैया बैच बटन ही कॉपी करना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पर एक बटन का कोड कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से, ये मैंने कर लिया कॉपी, Ctrl+C, ठीक है। एक बटन का शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर लाके Ctrl+V कर दिया। अब देखते हैं इसको रन करके, तो राइट क्लिक करा, ओपन विथ लाइव सर्वर करा, तो ये पेज ओपन हो जाएगा और देखो ये बटन आ चुकी है प्राइमरी नाम से। अब जनाब इससे हुआ क्या पता चला कि हम लोग वहाँ से कोड कॉपी करके ला रहे हैं और यहाँ बूटस्ट्रैप पे वो चल रहा है। चलने से ये हुआ कि हमारी जो बूटस्ट्रैप की फाइल है वो लिंक हो चुकी है। दोनों आपने तरीके समझ लिए। CDN के थ्रू क्या करना था, कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं करनी थी, सिर्फ बॉयलर प्लेट कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देना था, उसके अंदर एक लिंक था, एक स्क्रिप्ट था, ठीक है, वो लिंक हो जाता था। इसमें क्या करना होता है, इसमें डाउनलोड करके हम लोग को अटैच करना होता है। दोनों प्रोसेस आप समझ चुके हैं। अब हम लोग इसको ये समझते हैं कि भैया यहाँ पर बहुत सारी फाइल हैं, मैंने जैसे डाउनलोड किया और यहाँ पर गया डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यहाँ पे आपने कहा था कि भैया CSS के अंदर बहुत सारी फाइल हैं, ठीक है। ये देखो CSS के अंदर बहुत सारी फाइल है और जावास्क्रिप्ट के भी अंदर बहुत सारी फाइल हैं। तो ये ऐसा क्यों है कि हम लोग सिर्फ bootstrap.min.css को ही इंक्लूड कर रहे हैं और bootstrap.min.js को ही इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? ये मैंने कहा था आपको लास्ट में बताऊंगा, तो इसको भी बता देता हूँ, कोई डाउट ना रहे बेसिकली। बाकी ऐसा कुछ है तो नहीं बताने वाला, पर मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ आपको समझ जाना है, ठीक है, बाकी दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। जब यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर के आओगे तो यहाँ पर लिखा है CSS फाइल कंपैरिजन, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने पर क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो एक यहाँ पर चार्ट खुल जाएगा। चार्ट खुलने पर क्या है, ऊपर की देखो ये जो 4 फाइल हैं, ठीक है, 4 फाइल के अंदर ध्यान से पढ़ना, देखो लेआउट, कंटेंट, कंपोनेंट्स, यूटिलिटी, सारी चीज़ें इंक्लूड है। मतलब आपका लेआउट भी इंक्लूड है, कंटेंट भी इंक्लूड है, कंपोनेंट भी इंक्लूड है और यूटिलिटी भी इंक्लूड है। बट नीचे देखो जो ग्रिड वाली फाइल है उसके अंदर क्या है, सिर्फ ग्रिड सिस्टम इंक्लूड है और फ्लेक्स यूटिलिटी इंक्लूड है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। उसके नीचे यूटिलिटी वाली जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस है उसके अंदर सिर्फ यूटिलिटी इंक्लूड है, बाकी कोई चीज़ इंक्लूड नहीं है। रिबूट के अंदर क्या है, रिबूट के अंदर भी सेम प्रोसेस है। तो आप ये मान के चलो कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर, जैसे इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो हम लोग को सारी चीज़ें इंक्लूड चाहिए। अपनी जो हम लोग CSS फाइल डाल रहे हैं उसके अंदर लेआउट भी होना चाहिए, कंटेंट भी होना चाहिए, कंपोनेंट्स भी होना चाहिए, यूटिलिटी भी होनी चाहिए। तो ऐसे चारों चीज़ें इंक्लूड किसमें हैं, ये 4 फाइल में। आप कहोगे भैया इन 4 फाइल में आपने सिर्फ bootstrap.min.css इस वाली फाइल को क्यों इंक्लूड किया? पहली बात तो ये मिनिमाइज फाइल है, मतलब साइज इसका कम है। दूसरा यहाँ पर देखो एक RTL लिखा है, bootstrap RTL.css, तो RTL भी हम लोग यूज कर सकते थे, पर RTL क्यों नहीं किया? RTL जब किया जाएगा जब आप कुछ ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जिसमें उर्दू लैंग्वेज या फिर अरेबिक लैंग्वेज यूज कर रहे हो, क्योंकि बेसिकली हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं हिंदी या इंग्लिश, वो क्या होती है आपके देखो लेफ्ट से राइट में लिखी जाती है। अगर आप नाम लिख रहे होंगे तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे, पर उर्दू अगर आप कभी लिखते हैं या फिर अरेबिक लैंग्वेज कभी आपने देखी है तो राइट से लेफ्ट में लिखी जाती है। तो जब ऐसे कोई लैंग्वेज के ऊपर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको ये फाइल यूज करनी bootstrap RTL min.css,
ठीक है, ये मिनिमाइज भी है और राइट टू लेफ्ट भी है, पर हम लोग कुछ ऐसा नहीं बना रहे हैं तो हम लोग bootstrap.min.css यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं देना है, कोई काम की चीज़ नहीं है, पर आपको समझ में आ गया। कंपैरिजन मैंने बता दिया कि हम लोग ने वही फाइल क्यों यूज़ करी, और सेम चीज़ जावास्क्रिप्ट के साथ भी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, अपनी पीपीटी खोल लेते हैं, इसको समझते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग को प्रैक्टिकल नहीं समझना है, आज हमको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, किसके, डायग्राम एंड पीपीटी के थ्रू। जितने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उतनी ही अच्छी तरीके से हम लोग फ्लो में इन चीज़ों को पढ़ पा रहे होंगे, और मेरी गारंटी है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको बूटस्ट्रैप बहुत अच्छे से आएगी। चलिए आते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप, दो तरीके थे, दोनों समझ लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की। ठीक है, अभी तक रिस्पॉन्सिव कर रहे थे, भैया रिस्पॉन्सिव क्या है, कहाँ से रिस्पॉन्सिव चीजें आई हैं। आज से काफी समय पहले जब इंटरनेट का दौर आया था तो इंटरनेट लोग कहाँ पर यूज करते थे, कंप्यूटर के अंदर से। ठीक है, इतने बड़े कंप्यूटर होते थे, डिब्बे जैसे, टीवी जैसे, उनमें यूज करते थे। सामने एक इमेज मैंने लगा रखी है, एप्पल का कंप्यूटर है, ऐसे कंप्यूटर थे, थोड़ी स्क्रीन और जरा सी बड़ी होती थी। तो जो डेवलपर्स थे उनको वेबसाइट बनाना बहुत ज़्यादा इजी लगता था कि सिर्फ कंप्यूटर के लिए बनानी है, हम लोग वेबसाइट बना लेंगे। और तब की वेबसाइट कैसी होती थी ये आप देख लो, मतलब कितनी सरल है। मतलब क्या है, ये सिर्फ वेबसाइट के अंदर आपकी लिंक यूज की गई है, एंकर लिंक्स। ठीक है, तो ये तो हर इंसान अगर थोड़ा बहुत HTML हल्की फुल्की CSS जानता है, ऐसी वेबसाइट बना लेगा। तब का लेआउट भी देख लो कितना सिंपल हुआ करता था वेबसाइट का, गूगल देख लो कितना सिंपल था। तो ऐसी वेबसाइट बनाना तब बहुत ज़्यादा इजी होता था डेवलपर्स के लिए, मतलब वो बहुत आराम से बना लेते थे, सिर्फ कंप्यूटर में दिखाना है, कोई टेंशन नहीं। पर जैसे जैसे समय बीता, रेवोल्यूशन हर चीज में आता है, यहां पर भी आया। तो अब क्या हुआ कि मोबाइल के साथ भैया आपका कंप्यूटर के साथ मोबाइल भी आ गए। अब मोबाइल क्या होते थे भैया, कंप्यूटर के साइज चौड़ा होता था, लैंडस्केप साइज में होते थे, मोबाइल का साइज आपका रेक्टेंगल यहाँ पे ऐसे लंबा होता है पोर्ट्रेट में। तो एक वेबसाइट जो चौड़ी स्क्रीन के लिए बनाई गई है, वो सिकुड़ के जब मोबाइल की स्क्रीन पे आएगी तो उसकी धज्जियां उड़ जानी थी। वेबसाइट सही से खुलेगी नहीं, ऊपर नीचे सब एलिमेंट्स भागेंगे, अच्छे से दिखेगी नहीं। ठीक है, जूम वेबसाइट नहीं होगी। तो हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि भैया जब ऐसा यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेवलपर ने थोड़ा सा सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये किया कि सेम वेबसाइट के दो वर्जन बनाए, मतलब आप बोल सकते हो दो वेबसाइट बनाई सेम कंपनी की। लाइक आप तब अगर फेसबुक यूज करते होंगे तो आपने ये चीज देखी भी होगी कि फेसबुक की दो वेबसाइट हुआ करती थी। एक जो आपका कंप्यूटर वर्जन के अंदर खुलती थी, अगर आप कंप्यूटर या बड़ी स्क्रीन पे खोलते हैं तो खुलती थी, एक ये आपका मोबाइल वर्जन के अंदर खुलने वाली है। तो ये कंपनी एक ही है पर दोनों वेबसाइट अलग अलग है, सेम URL होता था पर दोनों वेबसाइट अलग अलग है। आप एक चीज से ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर URL पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m.facebook.com। m का मतलब होता है mobile.facebook.com। तो ये मोबाइल वर्जन होता है फेसबुक का। ठीक है, और ये क्या था, ये कंप्यूटर वर्जन था। वेबसाइट सेम है, कंपनी सेम है, पर दो अलग अलग वर्जन वेबसाइट है, मतलब एक ही वेबसाइट के दो अलग अलग वर्जन बनाए गए हैं। एक है मोबाइल वर्जन के लिए, एक कंप्यूटर वर्जन के लिए। तो अब ऐसे काम चल रहा था, मोबाइल वाले भी खुश थे, कंप्यूटर वाले भी खुश थे, पर कब तक खुश रहेंगे, चीजें और इवॉल्व करती गई। अब हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस आ चुके थे जो इंटरनेट चलाते थे, इंटरनेट के अंदर वेबसाइट को एक्सेस करने देते हैं। आज भी आप ध्यान से देखें, आपको डेस्कटॉप मिलता है, मॉनिटर्स, उसके बाद लैपटॉप मिलते हैं, छोटी सी स्क्रीन थोड़ी होती है, फिर आता है आपका टैबलेट। टैबलेट क्या है, मोबाइल एंड लैपटॉप के बीच का साइज होता है, इतना बड़ा। ठीक है, और उसके बाद मोबाइल आते हैं पतली स्क्रीन पे। अब हमारे पास एंड्रॉयड टीवीज आ चुकी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन में होती हैं, उनके अंदर भी आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट उनके अंदर खोली जाती है, यूट्यूब खोला जाता है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग साइज है, डेस्कटॉप का अलग साइज, लैपटॉप का अलग, टैबलेट का अलग, मोबाइल का अलग और एंड्रॉयड टीवी का अलग, मतलब सबसे बड़ा साइज होता है। तो अब क्या हुआ, डेवलपर्स के साथ ये परेशानी आई थी कि अगर वो दो मोबाइल के वर्जन बना रहे थे तो अभी एक मोबाइल का था, एक आपका डेस्कटॉप का था। पर यार अब टैबलेट के लिए क्या अलग बनाएंगे, एंड्रॉयड टीवी के लिए अलग बनाएंगे, इतना पॉसिबल नहीं था कि एक ही वेबसाइट के 4-4, 6-6 वर्जन बनाए जा सकें, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता। तो डेवलपर जब कोई परेशानी आती तो उसका सॉल्यूशन भी आता, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई जाए जो सही से वर्क करें और एक ही वेबसाइट सारे स्क्रीन पर अच्छे से ओपन हो पाए। तो वहां पर टेक्नोलॉजी कौन सी निकल के आती है, रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं और ये CSS के थ्रू पॉसिबल था, पर अब बूटस्ट्रैप इसको हेल्प करती बनाने में। बात अभी हम लोग ये कर रहे हैं रिस्पॉन्सिव होती क्या है। जैसे अभी लैपटॉप के अंदर एक वेबसाइट ओपन है तो आप देख रहे होंगे इधर इधर थोड़ी थोड़ी सी मार्जिन दी गई है। ठीक है, अब जब यही चीज आपके छोटी स्क्रीन पे, मतलब इससे थोड़ी छोटी स्क्रीन पे ओपन हुई तो ये मार्जिन हट चुकी है अपने आप।
ये मार्जिन हटने के बाद में अब जब ये टेबलेट के ऊपर आती है तो क्या है कि आप ध्यान से देखें, यहाँ 1 2 3 4 मतलब 4 डिप थे, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 3 डिप है, मतलब एक डिप हट गई। तो हम लोग करते क्या है, जब चीज़ें मान लो बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन में आती हैं तो जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जो मेरी काम की नहीं उसको हटा देते हैं, और जो काम के होते हैं उनको नीचे सिकोड़ देते हैं। अगर नहीं सिकोड़ रही है तो हम उनको टैब बना देते हैं, मतलब क्या करते हैं, नैव टैब, हैमबर्गर ऐसे बना देते हैं इस तरीके का। और इस पर जब कोई क्लिक करेगा यहाँ पर तो वो सारी चीज़ें लिंक के द्वारा ओपन हो जाएंगी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर रहती थी। तो ऐसे हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर जब मोबाइल वर्जन में आया तो जो ये टैब देखो स्क्वायर शेप में आ रहे थे, ये क्या है, पूरी विड्थ लेकर आ रहे हैं ऐसे चौड़ाई में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हैं और उसी चीज को सिकोड़ के छोटा कर देते हैं, मतलब वही वेबसाइट रहती है, चीज भी वही रहती है, बस फालतू की चीजें हटती जाती हैं और इंपॉर्टेंट चीजें सिकुड़ती जाती हैं, और काफी सारी चीजें हैमबर्गर के रूप में, इसको बोलते हैं हैमबर्गर, इसके रूप में आ जाती हैं लिंक के थ्रू। ओके, तो ऐसे हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। चलिए, यहां तक आपने रिस्पॉन्सिव क्या होता है ये समझ लिया होगा। अलग अलग स्क्रीन साइट पे अलग अलग स्क्रीन साइट पे अलग अलग डिवाइसेस पे सेम वेबसाइट अच्छी तरीके से खुलने को रिस्पॉन्सिव बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम की। मैंने बताया था कि ग्रिड सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनती है। ग्रिड सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं मैंने कहा था आगे इन डेप्थ में बात करूंगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो अब ग्रिड सिस्टम को बहुत ही क्लियर तरीके से एक एक चीजें कवर करने वाला हूं, बस आप पूरा ध्यान दीजिएगा, फोकस बनाए रखिएगा। यहाँ पे आपका ग्रिड सिस्टम के अंदर 4 चीजें होती हैं बेसिकली। एक होता है ब्रेक पॉइंट, दूसरा होता है कंटेनर, तीसरा रो, चौथा कॉलम, ठीक है। तो हम लोग एक एक चीजों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं ब्रेक पॉइंट को। ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग चीजें खुलती हैं, तो हर डिवाइस का एक अपना साइज होता है, ठीक है। उस साइज को हम लोग किस में नापते हैं, पिक्सल्स में नापते हैं, ठीक है, पिक्सल्स में नापते हैं। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो 576 से छोटा, मतलब 575 से लेकर 0 से लेकर 575 तक का जो साइज होता है वो हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज। और बूटस्ट्रैप के अंदर कोई भी ऐसी क्लास नहीं होती है जो 0 से 575 के लिए लगती हो, क्योंकि सबसे छोटा साइज है। अब 575 से एक बड़ा, मतलब 576 से लेके 767 तक, 767 तक का जो साइज होता है उसको बोलते हैं स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज के लिए आप बूटस्ट्रैप के अंदर एक छोटी सी आपको यहाँ पे क्लास मिलती है एसएम क्लास डालते हैं, तो इसका मतलब ये साइज जो है स्मॉल है। अभी ये हम लोग देखेंगे भी, प्रैक्टिकल भी देखेंगे, पर अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए। फिर 767 से लेकर, मतलब उससे एक बड़ा 768 से लेकर 991 तक, ठीक है, मतलब 767 से एक बड़ा 768 से लेकर 991 तक का जो साइज होता है वो मीडियम साइज कहलाता है। इसकी एमडी क्लास यूज होती है, ठीक है, एमडी कहते हैं। उसके बाद 991 से एक पॉइंट बड़ा, जैसे ही एक पिक्सल ऊपर बढ़ेगा तो 992 हो जाएगा। 992 पिक्सल से लेकर 1199 पिक्सल जो होते हैं उसको लार्ज साइज बोलते हैं, इसलिए एलजी क्लास यूज होती है। अब 1199 पिक्सल से एक पिक्सल जैसे ही बढ़ता है तो वो हो जाता है 1200 पिक्सल, ठीक है, 1200। अब 1200 से लेकर 1399 जो पिक्सल होते हैं वहां तक के साइज को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा लार्ज। एक होता है लार्ज, एक होता है एक्स्ट्रा लार्ज। उसकी जो क्लास होती है उसको क्लास को बोलते हैं एक्सेल। जब आप एक्सेल डालते हैं तो वो एक्स्ट्रा लार्ज रिस्पॉन्सिव बन जाती है। फिर जैसे 1399 से एक पिक्सल ऊपर बढ़ता है तो आ जाता है 1400 पिक्सल। 1400 पिक्सल जो होता है वो हमारा होता है एक्स्ट्रा लार्ज साइज, मतलब काफी बड़ा, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्लास यूज होती है वो होती है XXL, ठीक है। XXL मतलब आपका एक्स्ट्रा लार्ज साइज, जैसे कि बड़ी बड़ी टीवीज या बड़े बड़े मॉनिटर्स के अंदर जो वेबसाइट्स ओपन होती हैं। तो 1400 पिक्सल से लेकर 1400 से जो बड़ी होती हैं वो सारी XXL के अंदर आती है, एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर। ये होते हैं ब्रेक पॉइंट्स। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तय करते हैं कि इस साइज से इस साइज तक का स्मॉल, फिर उससे मीडियम, इस साइज से इस साइज तक, इस साइज से इस साइज तक लार्ज, और ऐसे हम लोग उसको डिफाइन कर देते हैं अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग क्लासेस। ये होता है बूटस्ट्रैप के अंदर। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे, प्रैक्टिकल सब चीजें क्लियर की जाएंगी, पर पहले कॉन्सेप्चुअल हम लोग चीजें समझेंगे। अब आते हैं कंटेनर के ऊपर। कंटेनर क्या होता है, जब आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे होते हैं तो बूटस्ट्रैप का सारा कोड आपको एक डिव के अंदर रखना होता है। मान लो जैसे यहाँ पर एक आप डिव बनाएंगे, div डिव, और डिव के अंदर आपको एक क्लास मिलती है, क्लास के अंदर आपको कंटेनर डालना होता है, ठीक है।
ये क्लास मिल गई और क्लास के अंदर आपको कंटेनर CONTAINER कंटेनर क्लास मिल गई। अब क्या बन चुका है, ये डिव मेरा कंटेनर बन चुका है और यहां पर हम लोग इस डिव को यूज करेंगे। सारा कोड इसके भीतर ही लिखा जाने वाला है, ठीक है। जितना कोड होगा, जितनी भी और डिव होंगी, जितनी भी और रो एंड कॉलम्स होंगे, सारा इसके भीतर लिखा जाएगा। ये इमेज बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चीज क्लियर कर रही। बाहर जो क्रीम कलर है ये आपकी बॉडी है, मतलब आपका ब्राउजर का एक स्क्रीन आप मान सकते हो। उसके अंदर आपको ये ब्लैक स्क्रीन से ध्यान देखना है। ब्लैक स्क्रीन जो है वो हमारा क्या है, कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है। उसके बाद में उसके अंदर आप जो ये पिंक देख रहे हो, ये पिंक क्या है, ये आपकी रो है। ये पिंक क्या है, ये आपकी रो क्लास है। मतलब एक डिव बनाओगे, उसको आप रो दे दोगे तो वो क्या हो जाएगी, रो, ठीक है। आप प्रत्येक रो के अंदर आपको ये मान के चलना है 12 कॉलम होते हैं। बूटस्ट्रैप की जो ग्रिड यूज करते हो, प्रत्येक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, ये आपको मान के ही चलना है। अब उन 12 कॉलम के अंदर आप कितने कितने कॉलम की डिव बनाना चाहते हो वो आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे 3 डिव बनी है 4-4 की, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम 4 एंड कॉलम 4, ठीक है। तो 4-4 कॉलम की 3 डिव बनी है। तो एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, तो 4 8 4 12 कॉलम 3 डिव बन चुकी है। मतलब 4-4 कॉलम की 3 डिव बन चुकी हैं, जिन्होंने 12 कॉलम को कवर कर रखा है। तो ये बाहर वाली जो पिंक वाली डिव है ये आपकी रो बन गई और अंदर वाली जो है ये कॉलम बन गए, ठीक है। 4-4 कॉलम की 3 डिव बन गई हैं, ओके। अब यहाँ पर देखो दूसरी रो बनाई गई है। एक ही कंटेनर के अंदर आप चाहे जितनी रो बनाएं, ये कोई टेंशन की बात नहीं है, साइज बस आप बढ़ाते रहें। ये रो बन गई। इसके अंदर क्या है, अब देखो इसके अंदर 6-6 कॉलम की 2 डिव बनी है। तो 6-6 मतलब कितना हुआ, 12 हो गए। मैंने बताया था एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, तो 6-6 कॉलम की 2 डिव बन गई हैं। तो ये कॉलम हो गया। अब कॉलम वाली डिव कैसे होती है, रो वाली डिव कैसे होती है, समझ लो। यहां पर अगर आप कोई डिव लिखते हो और डिव के अंदर आप क्लास में लिख देते हो रो, ठीक है, क्लास में आप लिख देते हो रो, तो आप ये मान के चलो कि आपने एक डिव बना दी जो रो बन चुकी है, ये मतलब पिंक वाली बन चुकी है, ठीक है। अब अगर आपको ऐसे ब्लैक कलर के ये बनाने हैं, तो मान लो एक ब्लैक कलर का कॉलम है जो मुझे 4 कॉलम्स ले लेगा, ठीक है। एक डिव 4 कॉलम का बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रो वाली डिव के अंदर, ध्यान देना, जो कॉलम वाली डिव होती है वो हमेशा रो वाली डिव के अंदर ही बनती है। फिर रिपीट करता हूं, जो कॉलम वाली डिव होती है, ये जो काली काली दिख रही है, जो कॉलम वाली डिव होती है वो रो वाली डिव के अंदर ही बनती है। कभी भी कॉलम वाली डिव के अंदर नहीं बनेगी। मतलब अगर आप सोच लो एक कॉलम वाली डिव दूसरे कॉलम वाली डिव के अंदर बना दे, ये रूल गलत है। हमेशा कॉलम वाली डिव रो के अंदर बनेगी। हाँ, ये हो सकता है कि रो वाली डिव कॉलम के अंदर बन जाए, मतलब कॉलम वाली रो के अंदर बन सकता है, रो वाली भी कॉलम के अंदर बन सकती है, पर कभी भी कॉलम वाली कॉलम के अंदर नहीं बन सकती है, ठीक है। अब भैया यहाँ पर देखो एक डिव बन चुकी जो रो थी, इसके अंदर कॉलम बनाने के लिए मान लो मैंने एक और डिव बनाया, उसकी क्लास रखी। अब मान लो मुझे 4 का 3 बनाने हैं, तो मान लो एक बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, क्लास के अंदर दे दूंगा कॉलम 4, ठीक है, COL, और यहां पर हम लोग ने 4 लगा दिया। तो ये 4 लगाने से क्या हुआ, 4 कॉलम की एक डिव बन चुकी है, ठीक है, 4 कॉलम की एक डिव बन चुकी है। और इसको भी हम लोग और अच्छे से समझेंगे, ये भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो। 4 कॉलम की एक डिव बन चुकी है, मतलब ये इतना बन जाएगा यहां तक का, मतलब पिंक कलर का आ जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। ये होता है कंटेनर। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, एक वेबसाइट है मेरी नज़र में, उसमें कैसे कंटेनर बना हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ यहाँ पे ब्राउजर के अंदर, ये वेबसाइट ओपन है। इसमें आप जो व्हाइट कलर का देख रहे हो ये कंटेनर है, ये एक डिव है जिसको कंटेनर क्लास मिली हुई है और इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। नहीं विश्वास, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको आपको दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट करने पर ही यहाँ पर जैसे मैं इसको इस तरीके करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पर इसको इस तरीके करता हूँ। अब आप बगल में देखिए, यहाँ पर आपको मिल चुका है डिव एक, जिसके अंदर कंटेनर क्लास यूज करी गई है, ये देखो, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा कंटेनर है। कंटेनर के अंदर आपको हेडर मिल जाएगा, ऊपर हेडर के अंदर आपको ऐड का सेक्शन मिल जाएगा, ये ऐड का है, ठीक है। और उसके अंदर सारी चीज़ें आपको दी गई सेक्शन वाइज ये बटी हुई हैं, पर पूरा कंटेनर के अंदर सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ऐसे कंटेनर बना देते हैं, उसके अंदर सारा कोड लिखते हैं। कंटेनर बनाया ही इसलिए जाता है कि हम लोग उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकें साइज को। तो एक कंटेनर के अंदर रो बनती है, रो के अंदर कॉलम बनते हैं, कॉलम वाली डिप बनती हैं। कॉलम वाली डिप कभी कॉलम के अंदर नहीं बन सकती, ये नियम है। चलो भैया, यहां तक क्लियर हो चुका है हमको, आगे बताओ, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है रो एंड कॉलम। बहुत से बच्चों को रो एंड कॉलम ही नहीं पता होता है, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं रो एंड कॉलम में। मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले समझो कि अगर कोई चीज चौड़ाई में ऐसे लंबी लंबी गई है,
तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल बोलते हैं। और ये चौड़ाई में अगर मैं कभी भी हॉरिजेंटल बोलता हूँ तो उसको हम समझो चौड़ाई में, ठीक है। और जब कोई चीज लंबी लंबी गई होती है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसका मतलब होता है लंबाई में। तो अगर कोई वर्टिकल बोलता है तो लंबाई में, हॉरिजॉन्टल बोलता है तो चौड़ाई में। ये इतना बताना जरूरी था। अब हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर मैं इरेजर का थोड़ा सा साइज बढ़ा लूंगा और यहाँ पर क्लियर करूंगा। अब आते हैं, सबसे पहले समझो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली कितनी लाइन दी गई है, गिनते हैं भैया। यहाँ पर लाइन 1 दी गई है, लाइन 2 दी गई है, लाइन 3 दी गई है एंड लाइन 4 दी गई है। 4 लाइन दी गई है, ठीक है। एक ये गई है, एक ये गई है यहाँ पर, ठीक है, एक ये गई है और एक ये गई है ऑरेंज वाली। ये 4 लाइन मिलके कितनी रो बना रही हैं, मैं गिनता हूँ, रो 1, रो 2 एंड रो 3। तो आप ये समझ सकते हो कि जब 4 लाइन ऐसे सीधे सीधे 1, 2, 3 एंड 4, तो ये कितनी रो बन गई, रो 1 बन गई, ठीक है, रो 2 बन गई एंड रो 3 बन गई। 4 लाइन मिलके क्या बनाती हैं, आपकी 3 रो बनाती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है। आप समझते हैं जनाब, यहां पर आपको रो का कॉन्सेप्ट पता चल गया कि जो चौड़ाई में ऐसे ऐसे देखे जाते हैं, चौड़ाई के जितने खाने होते हैं, मतलब एक लाइन चौड़ाई में, दूसरी लाइन चौड़ाई में, तीसरी लाइन चौड़ाई में, ये आपकी रो होती है। अब क्या है, अब हम लोग समझते हैं जनाब यहाँ पर कॉलम्स में, ठीक है। तो कॉलम्स में क्या होता है, सबसे पहले बेसिकली हम लोग यहाँ पर आएंगे, इसको रफ कर देंगे। जैसे हम लोग ने रो में देखा था 4 लाइन गई थी, तो कॉलम्स में यहाँ पर गिनते हैं कितनी लाइन गई हैं। तो यहाँ पर लाइन 1 गई है, लाइन 2 गई है, लाइन 3 गई है और लाइन 4 गई है। तो 4 लाइन ये लंबाई में गई है, 1, ये 2, ये आपकी 3 और ये 4। मैं लाइन थोड़ा सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ, लाइन 3 एंड लाइन 4। जैसे आपकी हॉरिजॉन्टली 4 लाइन थी, वैसे यहाँ वर्टिकल 4 लाइन है। तो अब यहाँ पर देखो कॉलम कैसे बना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम बन गए। मतलब अगर 1, 2, 3 और ये 4, इस तरीके से 4 लाइन है तो कितने कॉलम हो गए, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ठीक है, ये कॉलम बन चुके हैं। अब क्या करते हैं, अगर इसी में मान लो हॉरिजॉन्टली भी हम लोग लाइन डाल देते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो ये क्या बन चुकी है, ये हमारी एक पूरी ग्रिड बन चुकी है। ग्रिड क्या होती है, बेसिकली आप ये समझो कि जैसे ये ग्रिड में खाने बने हुए हैं बीच बीच में, ये खाने जो बने हैं इनको बोलते हैं सेल, ग्रिड सेल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर बॉक्सेस हैं, जैसे ये एक स्क्वायर बॉक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये एक बॉक्स हो गया, ठीक है, ये एक बॉक्स हो गया, ये एक बॉक्स हो गया, ये जितने खाने हैं इनको क्या बोलते हैं, ग्रिड सेल बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ ग्रिड सेल, ठीक है, इन्हीं के अंदर कंटेंट डाला जाता है। तो यहाँ पर देखो अब ये पूरी एक ग्रिड बन चुकी है, जिसमें ये अगर आप ऐसे देखते हो तो रो कहलाएगा और ऐसे देखते हो लंबाई में तो कॉलम कहलाएगा। अगर आप लंबाई में देख रहे हो तो कॉलम और चौड़ाई में देख रहे हो तो रो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 रो मतलब 3 रो है एंड 3 कॉलम है, तो यहाँ पे ग्रिड बन चुकी है, ठीक है। पर बेसिकली आप ये मान के चलो, जब आप बूट स्ट्रैप में कोई ग्रिड बनाते हो, बूट स्ट्रैप में कोई ग्रिड बनाते हो तो उसके अंदर 12 रो होती हैं, सॉरी 12 कॉलम होते हैं। मान लो आपने एक डिप बनाई जो कि कंटेनर के अंदर बन रही है, कंटेनर डिप के अंदर, ठीक है, और इसको आपने यहाँ पर दे दी क्लास रो, ठीक है। तो आप मान के चलो ऐसी 12 लाइनें बन चुकी हैं। मतलब अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है। ये 13 लाइन बनी। तो कॉलम कितने बने, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, 7 कॉलम, 8, 9, 10, 11 एंड 12। लाइन नहीं बोलेंगे जनाब, लाइन थोड़ा गलती से मुंह से निकला था, बस ये समझो एक डिव जब आप बनाते हो उसकी क्लास देते हो रो, तो आप मान के चलो आपके पास 12 कॉलम है। ये आपको इमेजिन करने हैं, डायरेक्ट नहीं दिखेगा पर आप इमेजिन कर सकते हो 12 कॉलम है। अब इन 12 कॉलम के अंदर आप कितने कितने कॉलम की डिप बनाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर हम लोग आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रो एंड कॉलम समझ में आया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब हम लोग यही समझने वाले हैं कि जैसे मैंने बताया 12 कॉलम है, यहाँ पर आप ब्लू कलर के जो देख रहे हो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 कॉलम है।
तो अब इन 12 कॉलम कैसे बने, हम लोगों ने एक डिप बनाई। ध्यान देना, थोड़ा सा चीजें रिपीट हो रही मुझे पता है, पर आपके दिमाग में ये चीजें बैठानी है क्योंकि ये पूरे कोर्स के अंदर काम आने वाली हैं। तो हम लोगों ने अगर इस तरीके से कोई एक डिप बनाई, ठीक है, इस तरीके से कोई एक डिप बनाई, तो अब मान लो ये 12 कॉलम ब्लू कलर के बन चुके हैं, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अब यहां पर आपके पास डिपेंड ये करता है जनाब कि आप जो कॉलम वाली डिप बनाएंगे तो आप एक एक कॉलम की 12 डिप बना सकते हैं, जैसे ऊपर वाली लाइन पे बना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आप कोई डिप बनाते हैं उसके अंदर दे देते हैं कॉलम 1, तो आप क्या कर सकते हो, एक एक कॉलम की 12 डिप बना सकते हो। अगर आप चाहें तो आप दो दो कॉलम की कितनी बना सकते हो, 6 डिप बना सकते हो, क्योंकि टोटल 12 कॉलम है। तो आप अगर दो दो कॉलम को मर्ज करके 6 डिप बना सकते हो। अगर आप चाहें तो 3-3 कॉलम की 4 डिप बना सकते हो, ठीक है, 3 चौक 12, तो आप 3-3 कॉलम को मर्ज करके 4 डिप बना सकते हो, तो 12 कॉलम कवर हो जाएंगे। अगर आप चाहें जनाब तो आप 4-4 कॉलम की 3 डिप बना सकते हो, क्योंकि 4 3 12 होता है, 4-4 कॉलम अगर आप ले रहे हो तो 12 डिप 12 कॉलम कवर हो जाएंगे। तो 4-4 कॉलम की 3 डिप बना सकते हो, 12 कॉलम कवर हो जाएंगे। आप ये भी कर सकते हो जनाब कि आप 6-6 कॉलम की 2 डिप बना सकते हो। अगर मैंने 6-6 कॉलम की 2 डिप बनाई तो हमारी 12 कॉलम कवर हो जाएंगे। आप ये भी कर सकते हो जनाब कि आप एक डिप बना सकते हो 8 कॉलम की और एक डिप बना सकते हो 4 कॉलम की। तो इसमें क्या होगा कि एक 8 कॉलम कवर कर लेगी, एक 4 कॉलम कवर कर लेगी जनाब। ये आपको समझ में आया। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि आप जैसे कि मान लो इधर 2 कॉलम की एक डिप बना दो और इधर आप एक 6 कॉलम की डिप बना दो, ठीक है। इधर आप क्या करो, 2 2 4 2 6 2 8 कॉलम की डिप बना दो, इधर एक 2 कॉलम की डिप बना दो, तो टोटल 12 कॉलम बन जाएंगी। मतलब 3 डिप बनेंगी जो कि 12 कॉलम कवर कर लेंगी, जिसमें से 2 डिप कितनी है, 2-2 कॉलम की, और एक डिप है 8 कॉलम की, ठीक है। ओके जनाब, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं कि मुझे एक 8 कॉलम की डिप बनानी है और एक 4 कॉलम की डिप बनानी, तो कैसे बनाएंगे एग्जांपल के तौर पे। एक डिप बनाया, उसके अंदर मैंने क्लास क्या दे दी, क्लास देखना, डबल कोटेशन में मैंने लिखा कॉलम 8। तो ये डिप क्या करेगी, ये 8 कॉलम की डिप बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, 8 कॉलम की डिप बन जाएगी। मतलब ये वाली मान के चलो बन गई, ठीक है, ये वाली बन गई। ओके, अब मुझे 4 कॉलम की भी एक डिप बनानी है, तो ये डिप करा, ये क्लास किया, और ये क्लास करने के बाद में जनाब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम और कॉलम में 4 दे सकते हैं। 4 देने के बाद में अब ये एक डिप बन जाएगी जो कि कितने कॉलम की बन चुकी है, 4 कॉलम की। तो ये टोटल 12 कॉलम कवर हो गए। तो एक रो के अंदर कितने कॉलम थे, टोटल 12 थे। मैं आपको अभी इधर साइड में लिख भी दूंगा, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। 12 कॉलम थे। एक रो के अंदर कितने होते हैं, 12 कॉलम होते हैं, ठीक है, 12 कॉलम होते हैं। जब आप एक डिप बनाते हो जिसको रो देते हो तो 12 कॉलम लेकर अपने साथ आती है। तो इसमें क्या हुआ, 8 और 4 के 2 डिप बना दिए, 12 कॉलम कवर हो गए। अब आप ऐसी दूसरी लाइन भी बना सकते हो, ठीक है। दूसरी लाइन बनाने के लिए क्या है, मान लो फिर से आप एक डिप ओपन करें, उसको क्या करें, क्लास दे दें रो, ठीक है, क्लास दे दी हमने रो। अब जब आप रो क्लास देंगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर आप चाहें तो आप इनमें से किसी भी तरीके की एक डिप बना सकते हैं। मान लो 8 और 4 की बना दें या 6-6 की 2 बना दें। मान लो मुझे 6-6 की 2 बनानी है, तो डिप ओपन की, क्लास ओपन किया, क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर कॉलम दिया, कॉलम में मैंने 6 दिया, ठीक है। 6 देने के बाद में ये डिप कर दी क्लोज, ठीक है। ये एक और डिप करी ओपन, और इसके अंदर भी क्लास में हम लोगों ने क्या दिया, क्लास में हम लोगों ने दिया 6। तो अब ये क्या हुआ, 6-6 कॉलम की बन चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल रो बना सकते हैं। मतलब टोटल 2 रो हैं, ठीक है। आप मान के चलो टोटल 2 रो हैं। जैसे ये एक पूरी रो हो चुकी है, आप एक ऐसी दूसरी रो भी बना सकते हैं। मतलब जैसे ये पूरी एक रो हो चुकी थी, ये क्या थी, ये पूरी एक रो हो चुकी थी, ठीक है। अब इसके ऊपर मान लो आपने एक ये और रो बना दी, ठीक है, ये एक और रो बना दी। तो यहाँ पर एक रो में क्या था, एक 8 कॉलम की थी, एक 4 कॉलम की थी डिप। दूसरी रो में क्या है, एक 6 कॉलम की डिप है, एक दूसरी भी 6 कॉलम की डिप है। तो ऐसे आप बना सकते हो। बेसिकली इतना क्लियर हो गया जनाब। तो जितनी भी कॉलम की डिप बनानी है उसमें आपको COL और उसके आगे नंबर लिख देना है डैश लगाकर, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने नीचे एक एग्जांपल भी दिया है कैसे डिप ओपन करते हैं, फिर क्लास लिखते हैं, क्लास लिखने के बाद में कॉलम जितने डालने हैं वो डालते हैं और फिर डिप क्लोज कर देते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। जो चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ाई हैं इन सारी चीज़ें से कुछ रूल्स निकल के आए हैं सामने।
उन रूल्स को समझते हैं। सबसे पहला मैंने एक रूल लिख रखा है, रो इज अ डिव विच कंटेन कॉलम। जो डिव की क्लास रो होगी उसके अंदर कॉलम्स आते हैं, मतलब कॉलम्स कहीं ऐसे बाहर नहीं पड़े होंगे, रो वाली डिव के अंदर कॉलम वाली डिव आती हैं। मान लो ये एक डिव है जिसकी क्लास रो है, ठीक है, जिसकी क्लास रो है, तो इसी के अंदर ही क्या होगा, कॉलम वाली डिव आएंगी। इसी के अंदर मतलब ये पेरेंट होगा और इसके अंदर क्या होगा, कॉलम वाली डिव आएगी, क्लास और इसके अंदर कॉलम, मान लो जितनी भी कॉलम की, मान लो मैं पूरे 12 कॉलम की डिव बना दी, ठीक है, तो इसी के अंदर ही डिव आएगी कॉलम वाली। ये एक रूल हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से काफ़ी सारे रूल होते हैं जो कि मैंने नीचे लिख रखे हैं, एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग इनको, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, डिव विथ अ कॉलम क्लास मस्ट बी इन अ रो। अगर किसी डिव की क्लास आपने कॉलम दी है, मतलब कॉलम वाली कोई डिव है, तो वो रो के अंदर ही आएगी। ये वाला रूल और ऊपर वाला रूल सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई डिव है जिसकी क्लास कॉलम है तो वो रो वाली डिव के अंदर आएगी, उसका पेरेंट रो वाली डिव होगा। ये रूल हो गया जो कि समझ में हम लोग को आ गया। कॉलम डिव कैन नॉट बी इनसाइड कॉलम डिव। कॉलम डिव मतलब एक कॉलम वाली जो डिव है वो कॉलम वाली डिव के अंदर नहीं आ सकती। मान लो आपने एक ऐसी डिव बनाई, डिव आपने रखा क्लास, और क्लास के अंदर आपने क्या रखा, कॉलम में आपने रख दिया मान लो 12 कॉलम की पूरी एक डिव बना दी, ठीक है, जबकि 12 ही होते हैं तो आपने पूरे 12 ले लिए। अब आप सोच लो इसी के अंदर मैं और भी डिवाइड करने के लिए एक डिव बना दूं, और डिवाइड करने के लिए मान लो आप एक और डिव बना दें क्लास, और क्लास के अंदर आप सोच लें कि मैं क्या करता हूं, कॉलम रख देता हूं 6, ठीक है, और आप एक डिव बना दे, तो ये गलत है। कॉलम के अंदर कॉलम वाली डिव नहीं आएगी। सॉल्यूशन क्या है अभी हम लोग आगे बात करेंगे, इतना क्लियर। Whenever you define a div with a row class, it divided that in a 12 कॉलम। जब आप कोई डिव बना देते हैं, मैं इधर दिखाता हूं, डिव बना देते हैं, मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में ये चीज बस जाए और आपको ये जिंदगी भर आप ना भूलें। जब आप इस तरीके कोई डिव बना देते हैं तो आपके पास 12 कॉलम आ जाते हैं, 12 कॉलम, ठीक है। मैं गिन नहीं रहा हूं, मान के चलो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड एक ये 12 कॉलम आ जाते हैं। अब आप उन 12 कॉलम को कैसे यूज करना चाहते हैं, 4-4 में, 8-8 में, 6-6 में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, मतलब कोड नहीं करूंगा। बेसिकली हम लोग यहाँ पर ड्राई रन करने वाले हैं। ड्राई रन मतलब खुद से कोड लिखेंगे ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, और उसको हम लोग क्या करेंगे, एक आर्किटेक्चर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आए, ये एक हमारे पास स्क्रीन खुली हुई है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जितना हम लोग ने पढ़ा है उस हिसाब से करेंगे। तो हम लोग ने सबसे पहले ये पढ़ा कि जो भी कोड होता है वो एक कंटेनर के अंदर होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर ही यहाँ पर सबसे पहले कंटेनर बनाऊंगा, और इसके लिए मैं अपनी पेंसिल का साइज थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा, इतना बड़ा, ठीक है। और ये यहाँ से इसको इस तरीके करूँगा, देखता हूँ फिट आया या नहीं है। हाँ ठीक फिट है। डिव मैंने दिया क्लास, क्लास के बाद मैंने इक्वल लगाया और यहाँ पर कंटेनर बना दिया, कंटेनर, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना अगर कहीं कोई गड़बड़ हो, ठीक है। और इसको हम लोग ने क्या किया, सबसे लास्ट में क्लोज किया, क्योंकि इसी के अंदर सारी चीज़ें आएंगी। ये एक डिव बन गई जिसका कंटेनर बन गया। अब इसका रिजल्ट हम लोग इधर समझने वाले हैं। तो रिजल्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ प्रीव्यू। मैंने डाल दिया प्रीव्यू नाम की हेडिंग। भैया ये एल मैंने नहीं बनाया, ये ऑटो सजेशन से मैं दुखी हूँ। प्रीव्यू, चलो ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, प्रीव्यूज का आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, जो वहाँ पर हम लोग कोड करेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कंटेनर बनाया है, ठीक है। कंटेनर का मान लो क्लास, मैंने क्लास कंटेनर डाल दी तो एक कंटेनर बन गया। तो यहाँ पे एक कंटेनर बना देते हैं। कंटेनर मान लो मैं इस कलर से बनाना चाहूँगा, तो मैं एक बड़ा सा, खूब बड़ा सा कंटेनर हो गया, बहुत बड़ा बन गया। चलो भैया, मेरे टैब की जितनी साइज उस हिसाब से ही बड़ा बनेगा, उससे ज़्यादा बड़ा बनना भी नहीं है, मुझे मालूम है, ठीक है। तो चलो भैया, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं बड़ा बनाने की। जितना बड़ा बन जाए उतना ही अच्छा है हम लोगों के लिए। ओके, बन गया, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर इससे आप बहुत अच्छे से समझोगे, ये मुझे यकीन है। ये क्या बन गया, कंटेनर बन गया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग भी डालते चलते हैं। तो ये क्या है, ये एक कंटेनर है, ठीक।
आप समझना, ये आपने एक कंटेनर बना दिया। अब यहाँ कोड के अंदर क्या करेंगे, अब एक रो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉलम क्या है, रो के अंदर ही आएंगे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर div लिखा, div के अंदर हम लोग ने क्लास लिखी, क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डाला, रो। अब जैसे रो डाला तो एक रो नाम की क्लास से जब div बनाते हैं और इसको कर देंगे यहाँ पर क्लोज, कुछ इस जगह पर कर देते हैं, चलो ठीक है। तो अब मान के चलो यहाँ पर एक रो बनी, रो भी बनाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू रो बनेगी। रो बनाने के लिए मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो मैं इस जगह से शुरू करता हूँ, बन जाओ, ठीक है, काफ़ी है, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर भी कलर फिल कर देते हैं फटाफट से, चलो भैया, ये एक रो बन गई। अब इसके अंदर 12 कॉलम है, आपको भी दिख नहीं रहे और आपको जनरली कोड के अंदर भी नहीं दिखेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो उसको डिज़ाइन कर दूँ हाथ से, क्या फ़ायदा, जब हम लोग कोड के अंदर भी उनको कॉलम को नहीं दिख पा रहे होंगे, सिर्फ इमेजिन करना है, तो हम लोग इमेजिन करके यहीं पे चलते हैं। तो अब मान के चलो इसके अंदर 12 कॉलम है, ठीक है, 12 कॉलम है। तो अब कैसे काम चलेगा, अब हम लोग को कॉलम्स वाइज डिप बनानी पड़ेंगी। तो अब मान के चलते हैं मैं 6 कॉलम की 2 डिप बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इमेज के अंदर दिखाया था, इस वाली इमेज के अंदर देखना, यहाँ पर आप चाहें एक कॉलम की 12 बना दें, 2 कॉलम की चाहे तो 6 बना दें, 3 कॉलम की 4 बना दें, 4 कॉलम की 3 बना दें, 6 कॉलम की 2 बना दें, या 8 और 4 की 2 बना दें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 6 कॉलम की 2 बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिव लूँगा, ओके भाई साहब ऊपर रहिए आप, नीचे ना आइए, डिव, और डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, क्लास, और क्लास, अजीब इंसान हूँ, क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉलम, और कॉलम में अब मैं देखो कॉलम COL लिखा, हाइफन लगाया और 6 डाल दिया, तो 6 कॉलम की भैया एक डिप बन जाएगी, ध्यान देना, एक डिप बन जाएगी। और अब अगर आपको कुछ भी हेडिंग, इमेज कुछ भी डालना है तो आप यहाँ पर डालोगे कॉलम वाली डिप के अंदर। ये भी एक रूल होता है कि आप रो वाली डिप के अंदर कंटेंट नहीं डाल सकते हो, आपको कॉलम वाली डिप के बीच में यहाँ पर कंटेंट डालना होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम लोग ने ऐसा किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डिप बन जाएगी। अब मैं इस डिप को बनाने के लिए मान चलो मैं ग्रीन कलर लेता हूँ, या फिर ये ग्रीन लेता हूँ, ठीक है। चलिए भैया बढ़िया से बन जाना, ओके, ये ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कलर को डाल देते हैं, फिल कर देते हैं। तो ये क्या बन गई, एक 6 कॉलम की डिप बन गई, ठीक है। इसने 6 कॉलम अपने अंदर कवर कर लिए। तो ये ब्लू वाली क्या है, ये ब्लू वाली, अच्छे से इसको लिखना पड़ेगा, ये ब्लू वाली क्या है, ये रो है, ठीक है। ब्लू वाली क्या है, ये भैया रो है, ये आपकी रो है। अब ये क्या है, ग्रीन वाली, ये आपकी कॉलम है, कितने डिप के साथ में, 6 डिप के साथ में। अब मैं यहाँ पर कोड के आया और मैंने कहा 6 की 2 बनानी थी, तो एक और बनाएंगे, डिव लिखा, क्लास लिखा, और क्लास लिखने के बाद में मैंने यहाँ पर डबल कोटेशन में कॉलम 6 डाल दिया, और कॉलम 6 डालने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर इस डिव को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर ही कंटेंट डालना होता है, आपको मैंने ऊपर बताया है, ये आपको पता है। तो क्या करेंगे, सेम देखो ये 6 कॉलम की है, तो एक और हम लोग ऐसी बनाएंगे। तो इसको किया सिलेक्ट, ओके, इसको हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी करने का ऑप्शन होना चाहिए। चलो मैं बना ही देता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे लाते हैं, इस तरीके से सेम हाइट एंड विड्थ की बनानी है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा, ओके। और यहाँ पर हम लोग इसको कलर से कर देते हैं फिल, कलर से कर देते हैं फिल, ठीक है। तो ये भी बन गई 6 कॉलम की डिव। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, यहीं पे हम लोग सब क्लियर हो रहा है। तो भैया हम लोग ने सबसे पहले कंटेनर बनाया, ये येलो वाला जो है ये कंटेनर है, उसके अंदर एक रो बनाया, रो के अंदर हम लोग ने 2 कॉलम बनाए 6 कॉलम के, ठीक है। 2 डिप बनाई जो कि 6 कॉलम की है बेसिकली। तो 6 कॉलम की ये है, 6 कॉलम की ये, तो इस रो के अंदर तो काम हो गया, रो बन चुका है। अब हम लोग चाहें तो नीचे एक और रो बना सकते हैं, उसके अंदर भी हम लोग ऐसे डिप बना सकते हैं, 6 की बनाओ, 8 की बनाओ, 4 की आप बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मान के चलो मैंने एक यहाँ पे एक रूल लिखा था, ये रूल पढ़ते हैं, डिव, यहाँ पे कॉलम डिव कैन नॉट बी इनसाइड अ कॉलम डिव। इस रूल को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको कहता हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये जो कॉलम वाली डिव है इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, 8 और 4 में डिवाइड करना चाहता हूँ, 8 कॉलम और 4 कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा, मैंने तो यहाँ पर आपको बताया है कि कभी भी हम लोग कॉलम वाली डिव के अंदर कॉलम डिव नहीं बना सकते हैं, तो कैसे डिवाइड कैसे होगी, तो समझो।
अब हम लोग को जब ऐसी सिचुएशन मिलती है तो हम लोग सबसे पहले इसको नीचे लाते हैं, और ये जो हमारी 6 कॉलम वाली राइट साइड वाली डिव है, इसके अंदर अगर हमको बनाना है तो इसको भी नीचे लाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये राइट साइड वाली डिव है, ठीक है। कौन सी है, ये राइट साइड वाली डिव है, ये वाली, ठीक है। इसमें हमको मान लो 8 और 4 के 2 बनाने हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं इसको और नीचे लाऊंगा इस जगह पे। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक रो बनाई कॉलम के अंदर। मैंने कहा था रो के अंदर कॉलम बन जाता है, कॉलम के अंदर भी रो बन जाता है, पर कॉलम कॉलम के अंदर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक डिव बनाई, क्लास उसको मैंने क्या दे दी, रो। आप सेम क्लास दें, कोई दिक्कत नहीं, रो, ठीक, रो दे दिया। अब क्या हुआ, जब आप रो दे देंगे तो इसके अंदर भी एक रो बन जाएगी, इसके अंदर भी एक रो बन जाएगी, तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पर, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैं लेता हूँ ब्राउन कलर, या फिर हाँ चलो ब्राउन ले लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अब इसके अंदर एक रो बनानी है, तो बन जाओ अच्छी सी रो, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग कलर कर देते हैं, फिल कर देते हैं कलर से। तो भैया ये एक रो बन गई। अब इस कॉलम को हम लोग 8 और 4 में डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 और 4 में डिवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर कोड के अंदर आएंगे। कोड के अंदर हम लोग इसको डिवाइड करने के लिए मान लो मैंने एक डिव लिखी, जिसकी क्लास दे दी मैंने क्या, कॉलम COL कॉलम 8, ठीक। और एक क्लास दे दी हम लोगों ने जिसको हम लोग 4 में डिवाइड करना चाहते हैं। 8 4 12 हो जाएगा। डिव जिसकी क्लास हम लोग ने दे दी कॉलम 4, ठीक है, कॉलम 4। ये एक डिव डिवाइड हो जाएगा। ओके, बेसिकली इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे, रिजल्ट देखते हैं। तो इसके अंदर दो, एक 8 कॉलम की बनेगी, 4 कॉलम की बनेगी। तो हम लोग इस कलर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखो दो कॉलम की डिव बन जाएगी, एक 8 कॉलम की डिव, एक 4 कॉलम की डिव, ठीक है। 2 डिव बनेंगी, एक 8 कॉलम की बन गई, मान के चलो ये, ठीक है, ये 8 कॉलम की बन गई। इसको फिल भी कर देते हैं कलर से, लगे हाथ, इसको फिल कर दिया मैंने, ये लो, ठीक है। और एक 4 कॉलम की बना देते हैं, ठीक है, एक 4 कॉलम की बना देते हैं, भैया बन जाओ। एक 4 कॉलम की भी डिव बनाएंगे, लो भैया ये 4 कॉलम की बन गई, ठीक है। इसको भी कर देते हैं क्या, फिल, ठीक। इससे आपको क्या समझ में आया, इतनी मेहनत मेरे करने से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रूल जो मैंने बताए थे वो किस तरीके अप्लाई हो रहे हैं। ये 8 कॉलम की है, ये 4 कॉलम की है, ठीक है। साइज पे मत जाना कि भैया ये बड़ा था वो छोटा था, क्योंकि डिव के अंदर डिव बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीन नहीं थी, इस वजह से ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकता था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक कंटेनर बनाया। कंटेनर के अंदर एक हम लोग ने रो बनाई, रो के अंदर हम लोग ने 2 कॉलम वाली डिव, मतलब 2 डिव बनाई, कितने, 6 कॉलम की, 6 कॉलम की 2 डिव बनाई, ठीक है। अब राइट वाली कॉलम के अंदर हमको 2 टुकड़ों में डिवाइड करना था, तो हम लोग ने फिर से एक रो बनाई और इस रो के अंदर हम लोगों ने 2 डिव बनाई हैं, कितनी, एक 8 कॉलम की, एक 4 कॉलम की, ठीक है। ये इस तरीके काम करता है। अब इसको देखने से क्या है, हमारे सारे रूल क्लियर हो गए यहाँ पे जो लिखे थे, और यही सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं। अगर बूट स्ट्रैप आप सीखना चाहते हैं, बेसिकली ये रूल आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला कि भैया अगर कोई जो रो है, जो डिव है जिसमें आपने रो दिया है, तो वो कॉलम को अपने अंदर कंटेन करती है, मतलब डिव जो होगी कॉलम वाली वो रो पेरेंट के अंदर आएगी। और ये दूसरा रूल था, कॉलम डिव कैन नॉट बी इनसाइड अ कॉलम डिव, मतलब अगर आपको डिवाइड भी करना है, जैसे यहाँ पर मेरे सामने एक परेशानी आई थी कि राइट वाला जो डिव था कॉलम डिव, इसको 2 भागों में डिवाइड करना है, तो हम लोग कॉलम के अंदर कॉलम बना नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक रो बनाएंगे, फिर उसके अंदर कॉलम बनाएंगे। देखो यहाँ पे पहले एक रो बनाई और उसके अंदर फिर हम लोगों ने 2 कॉलम बनाए, ठीक है, ये हम लोगों ने किया। तो ये वाला रूल भी हमारा क्लियर हो चुका। फिर तीसरा क्या था कि वेन एवर यू डिफाइन अ डिव विथ अ रो क्लास, मतलब कोई डिव बनाते हो जिसकी रो क्लास देते हो तो 12 कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर 12 कॉलम थे, ये भी हमको समझ में आ गया है, ठीक है। पहली डिव में 12 कॉलम थे तो 6 के 2 बने थे, दूसरी डिव में भी 12 कॉलम है तो 8 और 4 के 2 बन गए। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस था, जहां पे मेरी थोड़ी सी मेहनत लगी डायग्राम बनाने में, पीपीटी को समझाने में, बट मेरा विश्वास है कि इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कल हम लोग जब प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे होंगे तो यही सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिकल के अंदर आज मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई सारी आपको कल कोड करते हुए मैं नजर आ रहा हूँ। और जो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग की है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे एक स्लाइड मेरे पास है, ये चीज, ठीक है,
मैंने ग्रिड सिस्टम के अंदर जो ब्रेक पॉइंट समझाए हैं इसको मैं कोड करके समझाऊंगा, कंटेनर को कोड करके समझाऊंगा, कंटेनर के साथ ही ब्रेक पॉइंट यूज होगा, ये दोनों समझ में आ जाएंगे। रो कैसे बन रही है ये समझ में आ जाएगा, कॉलम कैसे बन रही है ये समझ में आ जाएगा। तो जो आपने कॉन्सेप्चुअल आज देखा सिर्फ डायग्राम के थ्रू या फिर विजुअलाइजेशन के थ्रू, वो कल आप कोड कर रहे होंगे मेरे साथ। और बूट स्ट्रैप का आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा हो जाने वाला है इन चीजों से। लाइन टू लाइन वीडियोस आ रही हैं, इस वीडियो के बाद प्रैक्टिकल वाली वीडियो, फिर आगे ऐसे ही चलते जाएंगे, प्रोजेक्ट भी कवर होगा, सब चीजें चलेंगे। इसी साथ आप बस बने रहिए, एक वीडियो को लाइक करिए जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, एनर्जी बूस्ट अप होगी। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो और कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। इस बूट स्ट्रैप की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए विद सारे पीपीटी के साथ में पीडीएफ बना के, ठीक है। तो आप उस क्या करें, प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लें, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपका रिवीजन मटेरियल है, ठीक है, नोट्स हैं आपके। और बेसिकली ऐसे हम लोग इस कोर्स को कवर कर रहे होंगे। आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जाकर अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं, जिससे आने वाले लोग उस फीडबैक को पढ़ के इस कोर्स को जज कर पाएंगे कि हाँ ये भैया अच्छा पढ़ाया गया है या नहीं गया है। ऑनेस्ट रिव्यू देना है, कोई भी आपको ये नहीं कि मेरी तरफ से बोलिए या किसी और की तरफ से बोलिए, ओके। इसी के साथ अपनी इस कोर्स की पहली वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे।